नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चमोली की। चमोली के सांकरी गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में इस पांडव नृत्य को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि चमोली के पोखरी ब्लॉक के सांकरी गांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। गांव में पांडव नृत्य को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं आसपास के गांवों में भी बड़ी संख्या में लोग पांडव नृत्य देखने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 50 सालों के बाद सांकरी गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। तो वहीं पांडव नृत्य के चलते गांव में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका विशेष धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम के बीच हम लोगों के बीच पहुँचे हैं। और पंच पांडवों को नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा 50 वर्षों के बाद जो ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, ये विगत 50 वर्षों बाद हो रहा है। और आप देखिए तमाम लोग बाग जो गाँवों से पहले माइग्रेट हो गए हैं, वो सारे लोग गाँवों की तरफ आए हैं और हमारी सनातन संस्कृति की स्तंभ आधार हैं। क्योंकि मैंने भी आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी संस्कृति और जब अपनी सभ्यता का पतन होता है तो वो निश्चित तौर पर पतन की ओर जाती है। हमारी पहाड़ की जो महान धार्मिक संस्कृति है, उसको जीवंत रखने के लिए ग्राम सांकरी के युवाओं द्वारा, पूरी जनता के द्वारा, सब मातृशक्ति के द्वारा जो सामूहिक प्रयासों से इसको जीवंत रखने का प्रयास किया गया। मैं पूरे ग्राम पंचायत की जनता को, सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और समय पर ऐसे कार्य आने वाले समय पर ये परंपराएं जीवित रहे और ये कार्यक्रम होते रहे। एक बार मैं पुनः बहुत बहुत आनंद सिंह भंडारी, ग्राम सभा सेम सांकरी प्रधान बोल रहा हूँ। विगत 50 वर्षों से यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। मैं पूरे समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन करके जो है पूरे जिले में जो है अपना नाम कमाया है। और मैं माननीय जो फोटोग्राफर हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पर उन्होंने आकर के हमें श्रद्धांजलि किया है। चमोला है और ये पांडव नृत्य जहाँ जागर होते हैं वह हमारी वृत्ति है। और ये 3 प्रकार के हैं। एक तो है जो चूड़ा देने वाले पांडव, जो चूड़ा दिया और उसके बाद नाचे, उसके बाद पटाक्षेप हो गया। और एक है पनवाणी वाले, जैसे जागर है, जागर का छोटा रूप है पनवाणी। और जागर में पूरी महाभारत की कथा है, उसमें 2.5-3 घंटा दिन में बोला जाता है। वैसे जिसके अनुसार, समय के अनुसार है वो। पर जागर हुए उसके बाद पांडव लीला होती है। अब जैसे यहाँ सांकरी ग्राम में, तो जब मेरी शादी हुई थी 1973 में, यहाँ पांडव लीला मेरे पिताजी ने की थी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग के बाल वैज्ञानिक शुभम की, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ही एक नई तकनीकी का ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन हवा में फायर कर सकता है और इस ड्रोन में बम रखने की भी क्षमता है। बता दें कि उत्तराखंड में 17 साल के शुभम का विज्ञान महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है। शुभम रुद्रप्रयाग के गुलाब राय के रहने वाले हैं, जहां शुभम ने हाल ही में हल्द्वानी में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव में शिरकत की थी। दरअसल शुभम ने भारतीय सेना के लिए नई तकनीकी का एक ड्रोन तैयार किया था, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन में बंदूक भी लगाई गई है जो कि हवा में फायर कर सकती है। इसके अलावा ड्रोन में बम रखने की जगह भी बनाई गई है, जिन्हें हवा में ही दुश्मन के बैरकों को पर फेंक कर उन्हें नष्ट किया जा सके। इसी वजह से शुभम का चयन राष्ट्रीय स्तर वैज्ञानिक महोत्सव के लिए हुआ। बता दें कि 17 साल के शुभम 7वीं क्लास में अलग अलग प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तैयार कर चुके हैं, लेकिन अब शुभम ने कमाल कर दिखाया है। शुभम ने एक नई तकनीकी का ड्रोन बनाया है जो कि हवा में भी फायर कर सकता है और इस ड्रोन की खास बात यह है कि इस ड्रोन में बम रखने की भी क्षमता है। शुभम, राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन आपका हुआ है, क्या है पूरा ये, क्या प्रोजेक्ट आपने दिखाया था?
सर ये प्रोजेक्ट मैंने ड्रोन का दिखाया था आर्मी रिलेटेड, जिसमें गोलियां भी मार सकता है और बॉम्ब भी छोड़ सकता है। ये उन जगह के लिए था जहाँ पे जैसे टेररिस्ट अटैक कर लेता है, हमारे जवान डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि उनकी जान को भी खतरा होता है। तो उधर के लिए मैंने बनाया था जहाँ पे कम टेररिस्ट होंगे, उधर हम गोली मार के भी उनको वो कर सकते हैं। और दूसरा, जहाँ पे टेररिस्ट लोग बंकर बना के रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टेररिस्ट है, उधर उधर के लिए मैंने बॉम्ब ड्रॉपिंग का सिस्टम लगा रखा है जहाँ पे बॉम्ब छोड़ सकता है। तो अभी कहाँ पे आपने ये दिखाया है, क्या रहा वहाँ पे? तो ये मैंने दिखाया था वो हल्द्वानी में स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ था जब मैं, तो वहाँ मैंने दिखाया था। तो जब वो जजेस आए थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन इसकी ढंग से देखी ही नहीं, उन्होंने से पूछा ये क्या है, मैंने उन्हें जैसे बताया तो उन्होंने सिर्फ बोला कि रेडार की फुल फॉर्म बोलो। तो मैंने उनको बता दिया रेडार ऐसे ऐसे काम करता है, तब वो बोलने लगे कि रेडार के प्रिंसिपल पे ड्रोन काम करता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, रेडार के प्रिंसिपल पे ड्रोन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने बिल्कुल मनाही कर दिया था एक तरफ से कि बाद में देखेंगे, ऐसे करके इग्नोर करके वो आगे बच्चों का देखने चले गए थे और मेरे को मार्क्स मेरे प्रेजेंटेशन से पहले ही दे दिए थे। अच्छा, यस सर। तो फिर कैसे? और तब उसके बाद वो तो कुछ अगले दिन कोई अधिकारी वगैरह आए थे और हमारे प्रोजेक्ट्स वहीं थे, तब उन्होंने हमें सर ने उनको मिलवाया हमसे, तब उन्होंने मेरे थोड़ा प्रोजेक्ट देखा, उन्होंने चला के बताने के लिए बोला। फिर उसके बाद आए थे जजेस और मार्क्स में कुछ एडिटिंग करी और तब जाके मैं थर्ड आया, वरना तो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो ऐसे कर रहे थे अपनी जान पहचान ऐसे करके कुछ वो मार्क्स कर रहे थे, क्योंकि मेरे तो उन्होंने टोटली ऐसे इग्नोर कर लिया था प्रोजेक्ट जजेस ने। तो जो आपके अलावा जो पहले जो फर्स्ट सेकंड आए, उनके प्रोजेक्ट क्या थे? सर जो फर्स्ट सेकंड आए तो उनके तो टोटली जैसे यूट्यूब से कॉपीड प्रोजेक्ट थे, और फर्स्ट वाले का थोड़ा मान सकते हैं कि क्या पता उसने थोड़ा अच्छा बनाया हो, बट ऐसे कुछ तो बिल्कुल भी ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनका किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये सिलेक्ट होंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी वहाँ सिलेक्ट हो रखे हैं। और बहुत सारे जूनियर्स में मैंने बहुत ज़्यादा देखा ये यूट्यूब से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो बच्चों ने बना रखे हैं, तो वो भी सिलेक्ट कर रखे हैं। जबकि उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने एकदम यूनिक प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे बिजली से खंभों से करंट आ जाता है तो उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम कि बारिश के टाइम खंभे में करंट आए तो उनका कुछ सेफ्टी सिस्टम बनाया था। तो ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने इग्नोर करके ऐसे प्रोजेक्ट कर रखे हैं जो पहले से बन रखे हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं वो पहले से, जैसे अंधों के लिए रॉड वगैरह ऐसा कुछ। तो ये पहले सिलेक्टेड है, उनको भी सिलेक्ट कर रखा है इस बारी के लिए। बम का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है, क्या रहा ये पूरा, कैसे? देखिए, ये हर साल ये राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव होता है, इसमें जो इसका प्रोजेक्ट था सूचना और प्रौद्योगिकी में था, तो इसका इनोवेशन पे एक प्रोजेक्ट था और बेसिकली ये मिलिट्री वालों के लिए बना है, बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है इसका। और ब्लॉक लेवल अगस्तमुनि, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल रुद्रप्रयाग, वहाँ से सेलेक्ट होकर स्टेट के लिए गया। स्टेट में भी इसका थोड़ा सा जजिंग की थोड़ा इसको वो आई, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि शुरुआत में दिक्कतें आती हैं क्योंकि संघर्ष ही होता है वैज्ञानिक को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि ये आगे भी जो नेशनल लेवल पे इसका प्रेजेंटेशन होगा बहुत ही अच्छा होगा। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से शुभम काला का सिलेक्शन हुआ है, ये क्योंकि इसका परिवार भी थोड़ा, इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीब है। पिता इसके चाय टी स्टॉल वाले हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, तो फाइनेंशियल इसको प्रॉब्लम आती है। वो जो भी दिक्कतें आएंगी उसको हम सब देखेंगे, इसको आप लोग भी इसको थोड़ा सपोर्ट करना। और क्योंकि फरवरी में इसका प्रेजेंटेशन होना है तो इसमें अभी और इम्प्रूव करेगा, ये इसका फाइनल नहीं है क्योंकि ये छोटे से प्रतिभाशाली है, बहुत सारे इसने ड्रोन बनाए हैं और आगे भी जो इसका फाइनल ड्रोन आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा और देश के लिए एक अच्छा वैज्ञानिक मिलने वाला है, ऐसी हमको उम्मीद है और इसके लिए शुभकामनाएं आगे के प्रोजेक्ट के लिए। तो बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां सत्ता और विपक्ष के विधायक एकजुट होकर मांग कर रहे हैं। ये मांग विधायक निधि से जीएसटी हटाने की को लेकर एकजुट होकर सभी मुखर होकर बात कर रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में विधायक निधि से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक साथ आवाज बुलंद की है। विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात कर इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है। जहां विधायकों की सीएम धामी से मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधायकों की मांग पर यह विचार किया जाएगा कि जीएसटी को खत्म करना है या विधायक निधि को बढ़ाना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो जनहित के लिए इस पर फैसला होना जरूरी है, क्योंकि विधायक निधि का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी के कारण खत्म हो जाता है। अगर विधायक निधि से जीएसटी खत्म कर दी जाती है तो इस पैसे को जनहित के दूसरे कामों में खर्च किया जा सकता है। बता दें कि राज्य के सभी 70 विधायकों को
3 करोड़ 75 लाख विधायक निधि मिलती है, जिस पर 18% जीएसटी लगता है। जो 3 करोड़ 75 लाख रुपए प्रति विधायक को यहाँ मिलती है, उसमें आप जानते हैं कि जीएसटी उस पर लगती है 18%। तो कुछ हमारे माननीय विधायकों का ये कहना था कि 3 करोड़ 75 लाख में यदि 18% जीएसटी जाएगा तो लगभग 65-70 लाख रुपया जीएसटी में चला जाता है। तो हमारे माननीय विधायकों की मांग ये थी कि ये जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए ताकि 3 करोड़ 75 लाख रुपये पूरा उपयोग माननीय विधायकगण कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय आया है, बहुत गंभीरता से सरकार इसमें विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस पहलू पे भी विचार करेंगे, क्या उसे जीएसटी समाप्त कर सकते हैं क्या, या हम विधायक निधि बढ़ा सकते हैं। यानी कि माननीय विधायकगणों का, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय प्रीतम सिंह जी, विपक्ष के तमाम विधायकगण और अन्य हमारे सत्ता पक्ष के विधायकगण इसमें मौजूद थे। उम्मीद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, चूँकि आप जानते हैं कि बहुत उदार हृदय के हैं और वो सबकी बात सुनते हैं, वो उस आधार पे उस पर निर्णय लेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के जो सदन में सवाल, देखिए, एक तो जो विधायक निधि है वो जीएसटी के दायरे में है और काफ़ी धनराशि जीएसटी के दायरे में होने की वजह से वो खर्च हो जाती है और उसका लाभ स्थानीय जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। एक हमने कहा कि विधायक निधि को जीएसटी से दायरे से बाहर रखा जाए और दूसरा विधायक निधि को बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, कोई कांग्रेस के विधायकों की मांग नहीं है, सभी दलीय विधायकों के, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों की भी यही मांग है। जो बसपा के माननीय विधायक है उनकी है, जो स्वतंत्र विधायक है, इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं, उनकी भी यही मांग है, कांग्रेस की भी यही मांग है। तो हमने आज बढ़ोतरी की बात की है, देखिए आश्वस्त किया है, उम्मीद है कि कुछ। तो एक तरफ उत्तराखंड में विधायक निधि से जीएसटी हटाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे। सांसद अपनी निधि को खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर कई आंकड़े सामने आए हैं और इसको लेकर अब कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विकास कार्यों के प्रति सांसदों का रवैया उदासीन हो चला है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि सांसद निधि को लेकर सामने आ रहे आंकड़े कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं। सांसदों की सांसद निधि की किस्तें, पिछले सांसद निधि किस्त से खर्च संबंधित प्रमाण, ऑडिट रिपोर्ट और जरूरी जानकारी न मिलने के कारण सांसद निधि जारी नहीं हो पा रही है। इसका खुलासा सूचना अधिकार के तहत सांसद निधि के नोड विभाग संख्या की कार्य मंत्रालय ने उपलब्ध कराई सूचना से हुआ। बता दें कि काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसके बाद पता चला कि 2019 से 20 से 15 नवंबर 2022 तक 4,244.5 करोड़ की सांसद निधि जारी नहीं हुई है, जिसमें लोकसभा सांसदों की 2,889 करोड़ और राज्यसभा सांसदों की 1,355.5 करोड़ की सांसद निधि शामिल है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 9 नवंबर तक केवल 21% सांसद निधि ही जारी हुई है, जिसको लेकर अब कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में सांसदों का ध्यान विकास कार्यों पर है या नहीं है, तो वह अपनी सांसद निधि को खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, सांसद हमने कई बार सूचना मांगी तो उससे यही पता चला कि सांसद भले ही किसी भी पार्टी के हों, वो विकास कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। सांसद, इसका प्रमाण ये है कि सांसद निधि खर्च नहीं करते। सांसद निधि खर्च करने का प्रोसेस ये होता है कि पहली किस्त जब मिल जाती है तो उसका प्रमाण पत्र देने के बाद, खर्च संबंधी प्रमाण पत्र और ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद दूसरी किस्त मिलती है। तो सांसदों की स्थिति ये है कि 3.5 साल में 4244.5 करोड़ रुपए की सांसद निधि जारी ही नहीं हुई है और 2022-23 की अगर बात करें तो केवल 21% सांसद निधि ही जारी हुई है। केवल 21%, यानी जो है 79% सांसद निधि जारी ही नहीं हुई है। अब स्थिति ये 15 नवंबर तक की है, 15 नवंबर 2022 तक की। तो इसमें लोकसभा के जो सांसद हैं उनकी स्थिति भी ऐसी है। लोकसभा सांसद जो है उनकी 1355.5 करोड़ की और
की राज्यसभा सांसदों की और 2889 करोड़ की जो है लोकसभा सांसदों की सांसद निधि जारी ही नहीं हुई है और बिल्कुल नहीं कर पा रहे। इसे आप बिल्कुल इस स्थिति में कह सकते हैं, चाहे राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, वो अपनी सांसद निधि जो है जारी नहीं करा पा रहे, खर्च और उसका खर्च नहीं कर पा रहे। ये इससे ऑटोमेटिक प्रमाणित होता है कि खर्च नहीं कर रहे इसलिए जारी नहीं हो रही, अगली किस्त जारी नहीं हो रही। सर उत्तराखंड की अगर 3% जारी जो है वो जारी हुई है टोटल मिला के 3.5 साल में, और जो है 44% जारी ही नहीं हुई। तो सर इसे लेट लाने को हाँ, रुचि नहीं है विकास कार्यों में। रुचि होती तो ये अब जो है पैसा उन्हें मिल सकता था विकास कार्यों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता का लाभ कर सकते थे, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता का लाभ नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सांसदों की कर्तव्य विमुखता है, अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति नहीं कर रहे, जनता के लिए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। नहीं तो जो है जनता उनके पास जाती है कि साहब ये तो वो अधिकारियों को फोन करते हैं, जबकि खुद जो है सांसद निधि से काम करवा सकते हैं। उन्हें नगर पालिका से या नगर निगम को फोन करने की क्या जरूरत है, या सांसद महोदय को जिला पंचायत को फोन करने की या पीडब्ल्यूडी को फोन करने की क्या जरूरत है। वो तो अपना सांसद निधि से करवा सकते हैं। वो जो जब फोन करते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है कि भाई पैसा नहीं है, जबकि पैसा तो उनके। ब्रिटेन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां महज नाम के लिए ही सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। बता दें कि सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लेकर अब एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक आदमी अपने हाथों से ही सड़क को उखाड़ फेंक रहा है। बता दें कि सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पतीला लगाते हुए जरा भी गुरेज नहीं करते। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा चौबट्टा खाल में देखने को मिला। दरअसल बीरो खाल ब्लॉक में इन दिनों NH 121 पर बिजरो थाली श्रेण के पास सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। डामरीकरण का काम कैसे हो रहा है वह आप सीधे तौर पर इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। डामरीकरण और मरम्मत की जिम्मेदारी जगदीश प्रसाद हुड्डा नामक कंपनी को मिली है और इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काम के दौरान गुणवत्ता का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप यहाँ पर माल तो है ही नहीं, तो आखिर ये चिपके तो चिपके कहाँ। इन्होंने ऊपर से सीधा सीधा इसमें रोड़ी मारी और चलते बने। आखिर भाई कंपनी भी राजस्थान की है, उसे पहाड़ों से क्या लेना देना, उत्तराखंड से क्या लेना देना, आप देख सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये PWD मंत्री माननीय श्री सतपाल जी महाराज की विधानसभा में कार्य हो रहा है। बड़े शर्म की बात है कि जब उन्हीं की विधानसभा में ऐसा कार्य हो रहा है तो आखिर अन्य विधानसभाओं में किस प्रकार का कार्य। पौड़ी की सड़क तो आपने देख ही ली, लेकिन अब बात करते हैं उत्तरकाशी की सड़कों का, जिनकी हालत बदहाल हो चुकी है। उत्तरकाशी के केलसू घाटी के लोग परेशान हैं, जहां जर्जर सड़क हादसे को दावत दे रही है और कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी हालत जस के तस बने हुए हैं। ये परेशानी आज की नहीं है, करीब 11 से 12 साल हो चुके हैं। सरकारें भी बदल चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है ग्रामीण सड़क की खस्ता हालत। ग्रामीणों ने कई बार इसको लेकर गुहार भी लगाई है, शासन प्रशासन का दरवाजा भी खटखटाया है, लेकिन प्रशासन इस समस्या को लेकर अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से इस सड़क का निर्माण कार्य एक ही ठेकेदार को दिया गया है, जो सड़क पर काम करने के बहाने खानापूर्ति करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जिस रोड कई विगत वर्षों से जो ये रोड हमारे ऐसे चले, हमने शासन प्रशासन को कितनी बार लिखित में दिया, मौखिक में बताया, धरना प्रदर्शन भी किया, जो कि शासन न प्रशासन ठेकेदार हमारी रोड की कोई सुध नहीं ले रहा है। देखिए आजकल भी हमारी रोड की ऐसी स्थिति है, बरसात के टाइम पे जाने में बहुत समस्याएं होती है, जो कि कई बार हमने ठेकेदार को भी बताया, शासन प्रशासन को कई बार लिखित में भी दिया, धरना प्रदर्शन भी किया, फिर भी कोई भी इस रोड पे कार्रवाई नहीं हो रही कि किस प्रकार से हो। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है।
नदियों की सफाई के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, तो वहीं गंगा नदी की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तमाम योजनाएं और करोड़ों रुपए खर्च होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये गंगा सफाई की तमाम योजनाओं को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार सती घाट गंगा नहर को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वहां गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। मामले की जानकारी जैसे ही बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता को मिली तो वह सीधा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, जहां यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। तो वहीं अधिकारी जल्द सफाई करवाने की बात कहते हुए नजर आए, तो वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि अगर अधिकारी सफाई की व्यवस्था नहीं करते हैं तो वह खुद कार्यकर्ताओं के साथ गंगा में उतरकर सफाई अभियान चलाएंगे और अधिकारियों की शिकायत करेंगे। हमारी सरकार जो है गंगा की स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता के लिए इतना कुछ कर रही है, और ये स्थानीय ये एसडीओ एक्शन जो यूपी कैनाल के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, लेकिन लोगों के आक्रोश को बढ़ता देख उन्होंने कहा कि कल बुधवार से 10 बजे से हम गंगा में सफाई का अभियान शुरू करेंगे। में इतनी गंदगियों का अंबार है, अब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इससे बड़ी मन में जो है मतलब द्वंद्वता का भाव पैदा हुआ। इतना गलत संदेश जा रहा है, बाहरी श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो मैंने ऊपर भी बात की अपने नेतागणों से, और उन्होंने इन अधिकारियों को जो है डांट फटकार लगाई और ये कहा कि शीघ्र वहाँ सफाई अभियान चलाइए और उसके बाद गंगा जल प्रवाहित कीजिए। कल के बाद जो है मैं खुद स्वयं यहाँ उतरकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सफाई अभियान शुरू कराऊंगा, और इनके खिलाफ जो है मैं ज़रूर शिकायत करूंगा, जिससे कि इनके खिलाफ कोई शासन स्तर पर कार्रवाई हो सके। गवर्नमेंट तो सब कुछ कर रही है, ये आपके सामने गलत बोल रहे हैं, इसका जवाब तलब किया जाएगा। ये तो हमारे उच्च अधिकारी बेहतर बता पाएंगे कि क्यों नहीं करा पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहा। हमने अपना प्रावधान अब सब कुछ भेजते हैं, वहाँ से जैसा भी निर्देश मिलते हैं, हम एक छोटे से वो है अधिकारी, उसके हिसाब से काम होता है। दूसरा, इस वाले जो एस्केप को, इसका प्रावधान ही नहीं है बंद होने का, क्योंकि इससे मेन नहर कंट्रोल होती है। इसको बंद कर दे, इस समय हम 2-3 दिन कैसे चला रहे काम, बहुत ज़्यादा प्यारी है, नहर में भी हो रहा है। तो ये मैं थोड़ी करूँगा जी, जो ऊपर से हमने हमने प्रस्ताव भेजे थे, वहाँ से जो ऐसी अनुमति मिलती है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। से बात करता हूँ उच्च अधिकारियों से, उनकी अनुमति लेके अभी बात करके बता। सारी बात आपकी सही है, एक भी गलत नहीं है, पर हमारे जैसे उच्च अधिकारी जैसे भी बजट फंड देते हैं, मैं ऐसे तो करा पाऊंगा। सरकार का कराने का एक नियम। तो बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क में वन्य जीवों पर नजर रखने के लिए 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने सर्दियों में वन्य जीवों की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैयारी कर रही है, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क में 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। 30 नवंबर को पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है, जो कि 1553 वर्ग किलोमीटर और 7000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये पार्क हिम तेंदुआ, अर्गली भेड़, भूरा भालू और लाल लोमड़ी समेत कई दुर्लभ जीवों का घर है, जहां हर साल 1 अप्रैल को पार्क क्षेत्र के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए जाते हैं और 30 नवंबर को ये गेट बंद कर दिए जाते हैं। गंगोत्री से गौमुख जाने वाले पर्यटक लगभग इस वर्ष 13,500 के समथिंग लगभग गए हैं। और जो अभी हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड या ब्राउन बियर और अर्गली भेड़ें, रेड फॉक्स आदि उच्च हिमालय में खूब दीदार होता है इन चीज़ों का, और इसी देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पहाड़ों पर सर्दियों ने दस्तक दे दी है। इस दौरान उत्तरकाशी के डीएम ने गरीबों को कंबल बांटे हैं।
बता दें कि पहाड़ों पर ठंड ने दस्तक दी है तो वहीं उत्तरकाशी में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। तो वहीं गरीब लोगों को ठंड से राहत मिल सके, लिहाजा से डीएम अभिषेक रोहेला असहाय और गरीब लोगों को कंबल बांटते नजर आ रहे हैं। जहां देर रात डीएम ने केदारघाट, विश्वनाथ मंदिर, रामलीला मैदान और तिलोथ समेत कई जगहों पर कंबल बांटे और लोगों से उनका हालचाल भी जाना। जहां पर रामलीला मैदान के पास बने उपभोक्ता भवन भंडार के पास करीब 6 लोग रह रहे थे, जिन्हें डीएम ने नगर पालिका परिषद की गाड़ी से रेन बसेरे में शिफ्ट किया। तो वहीं डीएम ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को रेन बसेरे में जरूरी व्यवस्थाएं जल्द ही सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं लालकुआ की, जहां किराएदारों के सत्यापन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किराएदारों के सत्यापन को लेकर लालकुआ प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, जहां एसपी सिटी जगदीश चंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक सत्यापन अभियान को लेकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद कोतवाल की अगुवाई में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जहां एसपी सिटी से मिली जानकारी के मुताबिक जिन मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। तो वहीं कुछ 27 लोगों का चालान भी इस दौरान किया गया। इसके अलावा स्कूलों में जाकर भी सत्यापन से जुड़ी जानकारी अभिभावकों को दी जा रही है। जहां एसपी सिटी ने कहा कि अगर कोई भी कानून के खिलाफ जाकर काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली लालकुआ के द्वारा सत्यापन के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। आज 2 प्लाटून पीएसी और जितने थाना और चौकियों की हमारी फोर्स थी उन सब को लेकर थाना अध्यक्ष जो कोतवाल हैं वो खुद गए। काफ़ी लोगों का इसमें सत्यापन किया गया। बाहरी लोगों को ये हिदायत दी गई है, जो मकान मालिक हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने सभी किराएदारों का सत्यापन करें और अगर इससे वो ना कर पाए तो उसमें काफ़ी चालान की भी व्यवस्था है। 81 पुलिस एक्ट में 27 आज चालान किए गए हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय जनपद में पूरे जनपद में नाबालिगों के जो वाहन चलाने के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के सभी थाने चौकियों को ये कहा गया है कि स्कूल खुलने और बंद होने के समय वहाँ पे चेकिंग के लिए जाएं। जो नाबालिग वाहन चला रहे हैं उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई, चालानी कार्रवाई की जाए। स्कूल का जो प्रबंधन है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए और मौके पे इनके पेरेंट्स को ज़रूर बुलाया जाए। जो नया हमारा अधिनियम है मोटर व्हीकल एक्ट में, इसमें बहुत कड़े प्राविधान हैं नाबालिगों के वाहन चलाने के लिए। इसमें जो इनके पेरेंट्स हैं इनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है और 25 साल की उम्र तक उसका डीएल बनने की कोई संभावना नहीं है, उसमें नहीं बनाया जा सकता। ये चीज़ हम लगातार पेरेंट्स को समझा रहे हैं, स्कूल्स को समझा रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। हमारे आपके माध्यम से भी ये विनती है, ये अपील है कि नाबालिगों को जब तक उनका 18 साल की उम्र ना हो जाए उनके हाथों में वाहन ना दें। डीएल बनाने के बाद ही उनको वाहन। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।